सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे समस्त कर्तव्योगी साथीगण और सहारा के करोड़ों निवेशकर्तागण का आज के इस स्पेशल एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज का ये मेरा वीडियो कुछ सवाल खड़े करेगा और वो सवाल खड़े करने का या पूछने का हमारा पूरा राइट है, क्योंकि हम लोग पीड़ित पक्ष से हैं और जो दूसरे पक्ष में बैठे हैं उनसे सवाल करने का पूरा राइट बनता है, क्योंकि अनुशासन डिसिप्लिन से बंधे होने के कारण हम लोग कुछ कदम उठाने के लिए अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो निश्चित रूप से पूछे ही जा सकते हैं। हमारा या हिंदुस्तान के इतिहास का कुछ ऐसा स्वर्णिम इतिहास रहा है कि नमक अदा करने का एक रीति रिवाज है, जहाँ पर नमक अदा करने के लिए लोग अपने प्राण हथेली पर लेके चला करते थे पूर्व के इतिहास में। लेकिन आज का ये इतिहास, आज का ये वर्तमान कुछ अलग टाइप से है। सहारा के माध्यम से जो भी अन्न, जो भी नमक हम लोगों ने खाया, उसके एवज में हम लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे हैं अब तक, चाहे कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों न रहा हो। लेकिन क्या आपको पता है कि सहारा के करोड़पति जज और करोड़पति ही वकील आज इस संस्था के साथ नमक का कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं। सहारा के वकील कहने का अर्थ केवल इतना है कि जहां पर भी आपको अपना घर चलाने के लिए अगर कुछ धन मिलता है तो आप वहां के ही हो माने जाते हैं। इसीलिए मैं सहारा का वकील और सहारा के जज के बारे में इस वजह से और बोल रहा हूँ, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति रिटायर हो जाता है, तो वर्तमान में जो रिटायर जज साहब हमारे सुभाष रेड्डी जी हैं, वो निश्चित रूप से आज सहारा के ही धन से जो भी नियुक्त किया गया है 15 लाख रुपए महीने का, वो सहारा के ही जमा धन से उनको प्राप्त होता है। तो हमारे खून पसीने से कमाया हुआ धन से अगर वो जो भी धन प्राप्त कर रहे हैं वो जमाकर्ता का धन है, कार्यकर्ता की मेहनत से कमाया हुआ धन है। और ऐसे करोड़पति लोग जो संस्था के माध्यम से अपने घर को चलाने का काम कर रहे हैं, वो शायद नमक के कर्ज के बारे में शायद नहीं जानते, क्योंकि नमक का कर्ज ऐसा होता है जो भी खाता है वो उसका कर्जदार बन जाता है, चाहे आप भले स्वीकार करिए न करिए। क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कटाक्ष, कोई कमेंट नहीं करते हैं, मगर वो तो रिटायर्ड जज हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट के हों, लेकिन वो अपने पद से विरक्त हैं और केवल ये सारा पोर्टल को लेकर जो व्यवस्थाएं वो देखते हैं, उनकी ये व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगते हैं। क्योंकि पिछले 2-3 साल से जिस प्रकार से आंकड़े बोलते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ के लगभग का पोर्टल पर डिमांड हो चुका है, लेकिन उसको प्रोसेस करने का जिस तरीके का तरीका है या जो गति है उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा विलम्ब होगा। और इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए या इस चीज़ को समझने के लिए 15 लाख रुपए का अगर धन मिल रहा है तो वो किस एवज में ले रहे हैं, ये बड़ा सोचने का विषय है। ये सवाल खड़ा करता है, और ये सवाल खड़ा इसलिए और करता है कि हिंदुस्तान के किसी भी सरकारी पद पर, चाहे वो राष्ट्रपति जी हों, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, उनको इतना धन मंथली इनकम के रूप में नहीं मिलता है जितना कि हमारे सहारा के पोर्टल के प्रबंधन सुभाष रेड्डी जी को और उसके सहायक लीगल एडवाइजर अग्रवाल जी को जो मिलता है, वो शायद और अन्य किसी को नहीं मिलता है। अगर इतना धन मिलता है तो उसके एवज में जो जमाकर्ताओं के कर्तव्य हैं या कार्यकर्ताओं के कर्तव्य हैं,
उनको निभाने के लिए जिस प्रकार से विलम्ब हो रहा है, उसको देखते हुए सवाल खड़ा करना या सवाल पूछना हमारा ये नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व बनता है। और हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने जमाकर्ताओं के लिए सुभाष रेड्डी जी से और अग्रवाल जी जो लीगल एडवाइजर उनसे सवाल करना हमारा धर्म बनता है। और निश्चित रूप से इस बात को कहीं ना कहीं कंडम जरूर किया जाएगा कि इतना धनराशि प्राप्त कर लेने के बावजूद जो भी विलम्ब इस कार्यक्रम में हो रहा है, उसके लिए पूरी तरह से दोषी जो रिटायर्ड जज सुभाष रेड्डी जी उनको ही माना जाएगा। अगर वो अपना सलाह सुप्रीम कोर्ट को या सेबी को या सरकार को ये देते हैं कि जो पोर्टल के माध्यम से जो व्यवस्था हो रहा है उसमें अगर सहारा को इन्वॉल्व कर लिया जाए, सहारा के काउंटर को इन्वॉल्व कर लिया जाए, सहारा के कार्यकर्ता को इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो शायद ये जो विलम्ब है ये चुटकियों में खत्म हो सकता है। मगर ऐसा करने से शायद उनको खुद को पता है कि उनका ही लॉस होगा, क्योंकि जितनी जल्दी सहारा से भी अकाउंट से वो धन पेमेंट के रूप में निकलेगा, इन दोनों लोगों की सैलरी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि इनका केवल अनुबंध सहारा पोर्टल पर भुगतान को लेकर केवल उतना ही है जितना कि सहारा से भी अकाउंट में जो फंड पड़ा हुआ उसका। जिस दिन वो फंड खत्म हो गया इनका नौकरी चला जाएगा। तो ऐसा कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उनकी नौकरी जाए। नौकरी बड़ी मुश्किल से वैसे ही मिलती है। हिंदुस्तान के तमाम पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं और यहाँ तो 15 लाख रुपए महीने और 5 लाख रुपए महीने का अगर नौकरी मिल रहा है तो इतना लंबा खींचा जाए उतना बढ़िया है। ये तो इसी वजह से तो पोर्टल पर तमाम तरीके की विसंगतियां अगर हैं और उनको दूर करने का जो रास्ता था उसको भी बंद कर दिया, मुख्यालय के सर्वर को बंद किया हुआ है। अगर सुभाष रेड्डी जी अगर कहते कि सुप्रीम कोर्ट में कि जब इसका प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है, इसका जो कुछ भी कर सकते थे मगर वो लोग नहीं करवा पाए, नहीं सवाल उठा पाए। सवाल उठाने का शायद वो मौन धारण किए हुए हैं। तभी तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि नमक के कर्ज को अदा करना हर किसी के बस की बात नहीं होता है। ये तो पूर्व में हमारा इतिहास बोलता है कि जो नमक के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर चला करते थे, आज तो नमक भी घोट के पी जाएंगे, उस जगह को भी घोट के पी जाएंगे। क्या मालिक, क्या नौकर, कोई भी, किसी का भी कोई भी उद्देश्य नहीं है, केवल और केवल ये है कि अपना घर कैसे भरा जाए। साथियों, ये सवाल जो मैं आज आपके बीच में रख रहा हूँ, ये आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने सोशल मीडिया के हैंडल से ज्यादा लोगों के बीच में इसको पहुंचाएंगे, तो आपकी आवाज भी कहीं न कहीं उन लोगों तक जरूर पहुंचेगी जो जिनके अपने अंदर का इंसान मर चुका है, अपने अंदर के जो भी मन कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए, वो सब समाप्त हो चुका है और धीरे धीरे घसीट रहे हैं इस सारी व्यवस्थाओं को। थोड़ा सा मन आज कुंद इस वजह से था कि कई सारे लोग कई महीनों हो गए, कई साल गुजरने वाले हैं, अंडर प्रोसेस वाला खेल चल ही रहा है। हाँ, पिछले कुछ समय में कुछ राहत जरूर मिला है, पेमेंट भी लोगों को पहुंचा है, आप लोग अपना चेक कर लीजिए, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है जिससे कि लोगों को राहत मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगा कब नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन भुगतान सहारनीय परिवार का निश्चित रूप से सबका होगा, विलम्ब जरूर होगा, हो रहा है, लेकिन हम इंतजार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। तो मैं आप सबसे ये आग्रह जरूर करूंगा कि अपने स्टेटस को जरूर चेक करते रहें, क्या चल रहा है क्या नहीं है, और चेक करते रहें, पता नहीं कब साहब मेहरबान हो जाएं। आज के इस वीडियो में कुछ दर्द लोगों का था, वो मैंने रखा है आपके बीच में, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। धन्यवाद सभी को। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान हो जाए, कार्यकर्ताओं को
का भुगतान हो जाए, उनके ऊपर से जिम्मेदारी हट जाए भुगतान कराने की, तो फिर और हम लोगों को कुछ और चाहिए नहीं। रोजगार देना, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो 2 मिनट में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको और ज्यादा डिले करना चाहे तो फिर माशाल्लाह ऊपर वाला ही जानता है कब क्या होगा। मगर उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम लोग उम्मीद बनाए रखे हैं। आज नहीं तो कल इस समस्या का समाधान होगा और धीरे धीरे आप सभी पहले की जैसे ही फिर दोबारा से चहल पहल करते नजर आएंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, जय हिंद, सभी साथियों को नमस्कार। शुरुआत तो ये पूरी कहानी 2005 से हुई। एक बड़ी लंबी कहानी, लंबी मतलब शॉर्ट में। अगर हम गलत नहीं हैं तो वो आपका पत्र जो आपने राष्ट्रपति उस वक्त के लिखा था, क्या ये वही कहानी है? कुछ अभी वो नई एक बात नहीं शुरू करो तो अच्छा है। अभी ऐसे ही बहुत कुछ लड़ाई चल रही है, वो एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा, कभी उस बात को भी हम सामने लाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है सुब्रत रॉय जी कि वो जो आपका खत लिखना था, वो उसका बदला आपसे कई चीज मिल गया इसमें। 2005 से शुरू हुआ रिजर्व बैंक में, सेबी में कुछ नहीं था उस समय जी। रिजर्व बैंक में हम लोग आरएनबीसी बहुत अच्छा चल रहा था। इवन गवर्नर ने कहा था आरएनबीसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आरएनबीसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन था। हम लोग गरीब लोग, मतलब बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी तरह चल रही थी। 2008 में लाके इन लोगों ने हमें बड़ा गलत तरीके से, एकदम फिल्मी तरीके से प्रोहिबिशन ऑर्डर डाल दिया। प्रोहिबिट ऑर्डर मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला, मतलब मीडिया में जाता है, और ये होता है जब तुरंत बंद करो सबका पेमेंट कर दो, ये होता है प्रोहिबिट ऑर्डर। हम गए हाईकोर्ट ने तुरंत हमको सपोर्ट किया और बल्कि एक स्ट्रिक्चर दे दिया आरबीआई को, ये गलत करे, हाई हैंडेडनेस आपका। ये भाग के नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने हमको सपोर्ट कर दिया, तो उनको प्रोहिबिटरी ऑर्डर विथड्रॉ करना पड़ा।